देखो हम लोग क्लास 12वीं के सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ना। तो पिछले दिन हम लोग बताए थे कि ये सॉलिड क्या होता है, ठीक है। लेकिन आज हम ये बताने वाले हैं कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये हम कल बात किए थे, ठीक है। लेकिन समस्या क्या हुआ था समझ में आया ना, ठीक है ना। ये माइक के काम नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए आज हम इस बात को दोबारा पढ़ा देते हैं और रिपीट कर देते हैं, ठीक है। चलो तो सॉलिड स्टेट सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सॉलिड कितने प्रकार के? एक का नाम क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बात याद रखना है। सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक का क्या नाम है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा का क्या नाम है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बात याद रखना है। इसी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक और नाम है क्या? अमॉर्फस सॉलिड। कौन सा सॉलिड? अमॉर्फस सॉलिड। इसका थोड़ा ज़्यादा फेमस नाम है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा क्या नाम है? अमॉर्फस सॉलिड। इसका एक और नाम है क्या? सूडो सॉलिड। कौन सा सॉलिड? सूडो सॉलिड, ठीक है। इसमें पी साइलेंट होता है, ये बात याद रखना है। सूडो सॉलिड। कौन सा सॉलिड? इसको एक और नाम से जाना जाता है क्या? सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड। तो देख लो, इतना सारा चीज याद रखना है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास सॉलिड 2 प्रकार के। सॉलिड कितने प्रकार के? एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड? दूसरा है क्या नाम है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का 3 गो और नाम है, उसमें से एक है अमॉर्फस सॉलिड, सूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। तो ये बात याद रखना है। देखो इसमें अमॉर्फस सॉलिड थोड़ा सा ज़्यादा फेमस नाम है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। तो आज के बाद हम ये याद रखेंगे कि सॉलिड 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और, ये बात याद रखना है। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखना है। यदि हम इसके एग्जाम्पल का बात करेंगे ना, तो 3 एग्जाम्पल हम लिखा रहे हैं। उसमें से एक का नाम है ग्लास। क्या नाम है? ग्लास। एक का नाम है प्लास्टिक। क्या नाम है? और रबर, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। देख लो, तो ये बात याद रखना कि जो 3 एग्जाम्पल हम दिए हैं ना, ये अमॉर्फस सॉलिड है। क्वेश्चन बैंक का भी पलट के देखना, बिहार बोर्ड प्रत्येक बार एक क्वेश्चन पूछा होगा कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलाइन है, निम्नलिखित में कौन अमॉर्फस है, ग्लास कौन सा सॉलिड है, इस तरीके से पूछता है। तो एग्जाम्पल याद रखना है कि ग्लास, प्लास्टिक और रबर, ये जो 3 लोग हैं ना, ये तीनों अमॉर्फस सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है जी? अमॉर्फस सॉलिड है। यदि वहीं पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का बात करेंगे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है ना। जिसमें से डायमंड हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, और क्या, ग्रेफाइट हो गया, और भी बहुत सारा। हम क्वार्ट्ज के बारे में बात किए थे। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। ये बात याद रखना है। हम आयरन के बारे में बात कर सकते हैं, हम NaCl के बारे में बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है ना। तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब देखो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी बहुत सारे प्रकार में बांटते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी कितने प्रकार हैं, जिसमें से एगो का क्या नाम है? आयोनिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड? आयोनिक सॉलिड। ये बात याद रखना है, आयोनिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड? आयोनिक सॉलिड। एक क्या हो जाएगा? मेटालिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड? मेटालिक सॉलिड। और कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और क्या होगा? कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। ये बात याद रखना। एक और हो सकता है एटॉमिक सॉलिड, कहीं कहीं पे ये भी दिया होगा, ठीक है ना। तो देखो इतने सारे टाइप के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। अब हमारे पास सवाल है कि ठीक है, हम ये थोड़ा सा ये बता दिए क्लासिफिकेशन के बारे में कि हम कैसे कैसे बांटते हैं, ये हमें आइडिया तो लग गया इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। लेकिन अब हमारे पास सवाल है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारे पास सवाल होगा कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। तो बड़ा आसान सा बात है, देखो जरा समझने का प्रयास करो। सभी लोगों को इतना मालूम है कि जो भी सॉलिड है या सॉलिड क्या, जो भी मैटर है वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा ना, ठीक है। और वो पार्टिकल या तो एटम हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि यह कोई पदार्थ है, ठीक है ना, देखो इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से कोई पदार्थ है, देख लो सब आदमी। देखो जैसे मान लो कि इस तरीके से कोई पदार्थ है, यदि इसमें देखोगे ना, तो यदि हम इसका नाम दे दे ए बी करके, ठीक है, ए बी ए,
ए बी ये हम नाम दे रहे हैं पार्टिकल को बस समझने के लिए, और कोई विशेष बात नहीं कर रहे हैं। देखो इधर इस पदार्थ को देखो, ठीक है ना, और ये एक पदार्थ है जिसमें ए बी क्या है, उसका पार्टिकल्स है, जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना वो पार्टिकल है ये, ठीक है। देखोगे ना तो एक बात समझ में आएगा। देखो एक बाहर निकला हुआ है, एक अंदर धंसा हुआ है, फिर एक बाहर निकला हुआ है तो एक अंदर धंसा हुआ है, इधर भी एक अंदर धंसा हुआ है, एक बाहर निकला हुआ है, फिर एक अंदर धंसा हुआ है, एक बाहर निकला हुआ है, एक तो ये। उसके बाद देखो ए के बाद बी, बी के बाद ए, के बाद बी, बी के बाद ए, हर जगह यही नजर आएगा, ठीक है ना, देख सकते हो, ठीक है ना, हर जगह यही बात नजर आने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यदि हम इसको देखें तो हमें एक बात समझ में आता है कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स एक पैटर्न में अरेंज है, ठीक है ना, यानी कि एक निश्चित तौर तरीका है पार्टिकल्स को अरेंज करने का यहाँ पर, ठीक है। तो हम कहेंगे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का बड़ा सिंपल सा मतलब होगा कि वैसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट होता है एटम का, ठीक है ना, यानी कि वैसा सॉलिड जिसमें एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट होगा, एक फिक्स पैटर्न होता है उसके अरेंजमेंट का, हम उसको क्या बोल देंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल देंगे, और इसका ज्योमेट्री फिक्स होता है, याद रखना है। लेकिन मान लो वहीं पर यदि हम अमॉर्फस का बात करेंगे, ठीक है, तो कोई भी सॉलिड ले लो, जैसे मान लो कि ये ए है तो ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, ये ए है। देखो यदि मान लो कि ये हमारा एक सॉलिड है तो इसमें लग रहा है कि एटम्स का कोई पैटर्न है, जिस एटम को जहां माने वहां चला गया है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर एटम्स यदि अरेंज है तो इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं है, तो हम कहेंगे ये अमॉर्फस सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है? अमॉर्फस। तो ये बात याद रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में ये एक मेन अंतर है, ठीक है। और डिफिनीशन भी ये दोनों का, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब वैसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड मतलब वैसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स का फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा। तो पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना वो होगा एन आइसोट्रोपिक। क्या होगा? एन आइसोट्रोपिक, ठीक है ना, ये मुख्य बात है, ये याद रखना है, ठीक है ना। एन आइसोट्रोपिक कौन होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड होगा वो होगा आइसोट्रोपिक। क्या होगा जी? आइसोट्रोपिक। ये बात याद रखना है, एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। अब हमारे पास सवाल है कि ये एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होता है? तो एन आइसोट्रोपिक का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कि एक पदार्थ है, कोई भी एक पदार्थ है, ठीक है ना, अगर हम अलग अलग डायरेक्शन का बात करें तो यदि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यदि मान लो किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है, तो हम कहेंगे यह पदार्थ क्या है? एन आइसोट्रोपिक है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। तो एन आइसोट्रोपिक पदार्थ मतलब वैसा पदार्थ जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में पदार्थों के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एन आइसोट्रोपिक। लेकिन यदि मान लो कोई पदार्थ है उसके सभी डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपिक। तो ये बात याद रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रोपिक। ऐसे भी कोई ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन है एन आइसोट्रोपिक है, ठीक है ना। तो यदि मान लो पूछ दिया कि निम्नलिखित में कौन है एन आइसोट्रोपिक है, इसका मतलब सिंपल पूछ रहा है कि भाई कि निम्नलिखित में कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात याद रखना है, क्रिस्टलाइन पूछे या एन आइसोट्रोपिक, ये हो गया। अगला बात हम लोग बात कर रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, यदि इसके हम मेल्टिंग पॉइंट का बात करेंगे, किसका बात करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या? कि कितना टेम्परेचर पर कोई पदार्थ पिघल जाता है, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवनांक या गलनांक, ठीक है ना। जिस टेम्परेचर पर कोई चीज पिघल जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प होने का क्या मतलब है? शार्प होने का मतलब कि एक फिक्स होता है, फिक्स, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यदि लोहा है, यदि उसका मेल्टिंग पॉइंट 1530 है, तो यदि हमें लोहा को पिघलाना है ना तो 1530 टेम्परेचर ही देना होगा। यदि हम 1529 देंगे ना तो ऐसा नहीं है कि 1530 पे पिघल जाएगा तो 1529 में थोड़ा थोड़ा पिघलेगा, ऐसा सिस्टम नहीं चलता इसमें, ठीक है ना। जब तक 1530 नहीं होगा वो नहीं पिघलेगा, ठीक है। 1530 हुआ पिघलना चालू, समझ गया ना। तो इसी को बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन अमॉर्फस में ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो इसमें अमॉर्फस में किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस, तो जब 35 तक पहुंचा दोगे ना, जैसे ही टेम्परेचर 35 पहुंचेगा तो थोड़ा थोड़ा पिघलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि तुमको देखने को मिलेगा कि 35 से लेकर के 40 तक कोनो टेम्परेचर पे पिघल जा रहा है, यानी कि एक फिक्स इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि जो अमॉर्फस सॉलिड है, जो अमॉर्फस सॉलिड है इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तो ये बात याद रखना है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा बात सब याद रखना है, छोटा छोटा बात हो गया ये क्रिस्टलाइन के बारे में और नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में। इसके बाद हम एग्जाम्पल वगैरह का बात कर लिए, हमसे पूछेगा दोनों में अंतर, 3-4 अंतर हम लोग आराम से बता देंगे,
ठीक है ना। तो ये बात सब याद रखना है, ये समझ में आया। उसके बाद हम और बात किए थे, जैसे मान लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे मान लो कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना, और यदि इसको हम दो भाग में काट देंगे, ठीक है ना, तो मान लो कि यहाँ पर एगो कटा हुआ भाग मिलेगा और एगो यहाँ पर कटा हुआ भाग मिलेगा। तो जब कटे हुए भाग को देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि एकदम प्लेन है, ठीक है ना, यानी कटा हुआ हिस्सा एकदम प्लेन है। बांस को काटते हुए देखा है, लेकिन आरी बड़ी लगे जब बांस से काटता है ना तो कटा हुआ भाग को देखा एकदम प्लेन रहेगा, ठीक है। तो वैसा ही ये रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम काटेंगे तो काटने के बाद जो इसका एज होता है, एज मतलब उम्र वाला एज नहीं, एज मतलब EDGE, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो जब इसको हम काट देंगे तो काटने के बाद जो इसका एज होगा एकदम स्मूथ होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होगा, अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, ये बात याद रखना है। जब इसको हम काटेंगे ना तो पूरा प्लेन नहीं कटाएगा, ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? क्लीवेज प्रॉपर्टी, ये बात याद रखना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके पास क्लीवेज प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसके पास क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होता। इतना बात समझ में आया? ये सब समझ में आया सब आदमी को? चलो अब हम बात करते हैं इस सब के बारे में, आयोनिक सॉलिड के बारे में, मेटालिक के बारे में, मॉलिक्यूलर के बारे में, कोवेलेंट के बारे में और एटॉमिक के बारे में। यानी कि सिंपल हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। बनाओ हेडलाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और बोर्ड को मिटाओ, ठीक है ना। पहला स्टार मारो आयोनिक सॉलिड और डैश मारो उसमें। अब हम आयोनिक सॉलिड के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं, पूरा मिटाओ। आयोनिक सॉलिड, ठीक है ना, सब के बारे में पढ़ेंगे। आयोनिक, इस सब का भी एग्जांपल याद रखना है। सीधा ऑब्जेक्टिव पूछेगा निम्नलिखित में कौन आयोनिक सॉलिड है, या 2 नंबर में पूछेगा आप आयोनिक सॉलिड से क्या समझते हैं, ठीक है ना। आयोनिक सॉलिड, अरे लड़की से समझ रही है, तू लोग समझ रही है पढ़ा लिखा है। अरे ये पीछे वाले शुक्ला जी समझ रही है ना, हाँ। और ये तुम्हारा दोस्त महीना से कौन सा है, समझ रहे शर्मा, हाँ ठीक है। नहा गाती है बड़े बड़े, अच्छा। अच्छा साबुन से मुँह धो लेती है। बर्थडे है रे रे, किसका बर्थडे है आज? तुम्हारा बर्थडे है बर्थडे तुम्हारा? हाँ क्या बोला आइए केजरीवाल है? आज कितना तारीख है जी? 5 दिसंबर, 11 महीना है ना ये। तो पार्टी दे रही है कि नहीं दे रही है? अरे उसको कराए भाई, पार्टी दे रही है कि नहीं दे रही है? तुम्हारा जन्मदिन ये साल अच्छा नहीं गुजरेगा। चलो आओ इधर, हाँ आओ इधर, ठीक है। ऐसा वाली पार्टी दे दो, सब बद्दुआ दे देगा, ठीक है ना। नहीं बद्दुआ देगा ना तो सब, ठीक है। क्या क्या ऐसा कहो कि मैट्रिक में तो इंटर में तुमको 2 बार यहाँ पढ़ना पड़े, ये बद्दुआ, ठीक है। चलो आओ, तो इसके लिए बदुआ हो जाएगा, मेरे लिए दुआ हो जाएगा। नहीं आओ देखो इधर सब आदमी, हम किसका बात कर रहे हैं जी? आयोनिक सॉलिड का। हमारे पास समय का अभाव है, हम लोग आयोनिक सॉलिड के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जरूर पढ़ लेंगे, कितना भी समय का अभाव क्यों नहीं है, ठीक है। आज आयोनिक सॉलिड को खत्म करके जाना है, ठीक है। चलो आयोनिक सॉलिड देखो इधर, थोड़ा समझने का प्रयास करो। देखो जैसे इसे देखो, NaCl को देखो, ठीक है ना। NaCl क्या नाम है इसका? सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, ठीक है ना। ये टेबल सॉल्ट है, खाने वाला नमक, NaCl, ठीक है। यदि इसको गौर से देखोगे ना तो तुमको पता चलेगा ये 2 चीज से मिलकर बना हुआ है, एक Na पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव। अरे Na पॉजिटिव और यानी कि एक प्लस वाला से दूसरा माइनस वाला से, तो जो प्लस वाला है उसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलेंगे? जो माइनस वाला है उसको एनायन, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके से यदि हम MgO को देखें, किसको देखें? MgO को, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये भी 2 लोग से मिलकर बना हुआ है, एक Mg2 पॉजिटिव, एक O2 निगेटिव, ठीक है ना। ये क्या है? कैटायन। क्या है ये? कैटायन। ये क्या है? एनायन, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। देखो इधर तो समझो, कुछ कुछ ऐसा सॉलिड होगा, ठीक है ना, जो आयंस से मिलकर के बना होगा। जैसे इसको देखो ना, NaCl को देख लो, NaCl आयंस से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। आयंस मतलब क्या? एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, यानी कि कैटायन और एनायन से मिलकर के बना होगा। तो वैसा सॉलिड जो कैटायन और एनायन से मिलकर के बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनिक सॉलिड। समझ में आया? सिंपल, हाँ हाँ आयनिक बॉन्ड, मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है, वैसा सॉलिड जो कैटायंस और एनायन से मिलकर के बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनिक सॉलिड। अब जरा समझने का प्रयास करो। देखो इधर, जैसे मान लो कि NaCl को हम उठा के लाते हैं इधर, तो देखो ये Na पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है। देख दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर NaCl
बन जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि Na और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। अरे कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। और सभी लोगों को मालूम है, क्लास 11वीं में हम लोग पढ़े हैं, ये जो आयनिक बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, इसको तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो आयोनिक के बारे में, ठीक है, पहला बात हम क्या बोले कि भाई साहब ये कैटायन और एनायन से मिलकर के बना होगा, बात नंबर 1। बात नंबर 2, इसमें आयोनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक, या कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है, इसमें आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तीसरा बात हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है ना। ये बात याद रखना है। क्यों होगा वो कारण भी हम बता दिए। मान लो यदि कभी क्वेश्चन पूछ दे कि आयोनिक सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि जो आयोनिक सॉलिड होता है उसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है आयंस के बीच में, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसे पिघलाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी, इसीलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो अगला बात ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम एक और बात कर सकते हैं, देखो जब NaCl, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में होता है, जब NaCl तो Na और Cl एकदम चिपका हुआ रहता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से। लेकिन जैसे ही इसको हम पानी में डालेंगे या इसको हम पिघलाएंगे तो ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, जिसके कारण बहुत सारा फ्री आयंस हो जाएगा और इसके कारण ये कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो आयोनिक सॉलिड होता है ये सॉलिड स्टेट में, यानी कि जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो ये इंसुलेटर होगा, ठीक है ना। क्यों इंसुलेटर होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इसके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इसको हम पानी में डालेंगे या पिघलाएंगे, यानी कि जब हम मोल्टेन स्टेट का बात करेंगे, मोल्टेन स्टेट मतलब पिघली हुई अवस्था, या जब इसके हम एक्वस सॉल्यूशन का बात करेंगे, यानी जब इसको हम पानी में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। ये बात याद रखना है। तो समझ में आया कहानी, तो ऐसा क्यों होगा सो समझ में आया, ठीक है। तो आज के बात याद रखना है कि जो आयोनिक सॉलिड होता है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होगा, लेकिन जब हम उसे पिघला देंगे, यानी कि जब आयोनिक सॉलिड मोल्टेन स्टेट में होगा या जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो वो कंडक्टर होगा। क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में उसके पास फ्री आयंस होते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा कहानी था, ये है आयोनिक सॉलिड। समझ में आया सब आदमी को, चलो डैश मार के लिखो, उसमें बंद कर दो इसको।